हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो इस सेशन में मैं आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कम्प्लीटली आपके लिए रिवाइज कर देने वाला हूँ। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, सो दैट आपके जो बेसिक कंसेप्ट जो छुपे रहेंगे, शायद से आपने कुछ मिस आउट किया होगा, उसे आप देख सको। अगर नहीं भी तो आपका क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर वे में यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को ही मिलते हैं हर एक एग्जाम में। ओके, तो इससे पहले मैंने आपके लिए महाट्रांसको का जो सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको 3 सब्जेक्ट के कुछ 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हैं, जिसमें मैंने फर्स्टली नेटवर्क थ्योरी दिया था, देन आपको मैंने पावर सिस्टम दिया, देन मैंने कल के सेशन में आपको कंट्रोल सिस्टम दिया था, और इस सेशन में मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कल के मतलब आने वाले सेशन में मैं इसके एमसीक्यूज कराऊंगा, तो इस एमसीक्यूज कराने के लिए मुझे ये सेशन लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं ये थ्योरी सेशन ले रहा हूँ। और ये थ्योरी सेशन होने के बाद हम कल इसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज कराएंगे, सो दैट अगर आप कल का सेशन देखना चाहते हो तो आज आपको ये सेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो सेशन को स्टार्ट कराने से पहले मैं शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन मैं इस सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दिस इज़ माय नेम। तो बहुत सारे लोग शायद से मुझे जानते हैं, और मैं एक इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर हूँ, और मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है, 18, 19 एंड 20। और उसके साथ साथ अगर मैं बता दूँ तो मेरा 4 एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। महाट्रांस को, महाजन को, इसमें मेरा असिस्टेंट इंजीनियर एज एन सिलेक्शन हुआ है। एंड अगर मैं बात करूँ तो जो महाजन को है एंड महाडिस्कॉम में, यहाँ पर मेरा जूनियर इंजीनियर करके सिलेक्शन हुआ है। उसके साथ साथ ही मैंने पुणे मेट्रो का एक एग्ज़ाम दिया था, जहाँ पर मैं शॉर्ट लिस्टेड था, बट फाइनल एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ ड्यू टू मेरा साइकोमेट्रिक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। ये तो हो गई मेरे सिलेक्शन के बारे में, बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने अब तक जैसे मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ है वहाँ से लेके आज तक मैंने लगभग 4, और अगर मैं मार्च जून की बात करूँगा तो जून तक मुझे लगभग 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो मैंने बहुत सारी ऑनलाइन और ऑफलाइन की बैचेस ली हुई है रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड। ओके, और उसके साथ साथ ही मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। तो ये मेरा एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहा, जो लोग नहीं जानते थे जानते हैं मुझे, उनके लिए मैंने दे दिया। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सेशन में बस बने रहे, बाकी कुछ करना नहीं है आपको, और जो भी चीज़ें आपको लगती है कि सर हाँ ये चीज़ हमें नहीं मिली, वो आपको नोट्स में बनानी है। राइट, तो एमसीक्यूज नहीं लिया मैंने, पहले ही बता दिया, तो ये थ्योरी सेशन है। ओके, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो आपको अगर पता होगा तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक की बात होती है। राइट, और लॉजिक आएगा मतलब वहां पर लॉजिक गेट आएंगे, तो हम हमारे पास बेसिकली लॉजिक गेट जो है वो हमें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैंने पहला ही लॉजिक गेट उठाया है, और वो लॉजिक गेट है हमारे पास बफर गेट। राइट, तो बहुत सारे लोग शायद से इस बफर गेट को भी नहीं जानते होंगे। तो आप नॉट गेट, एंड गेट, ये सब चीज़ें जानते होंगे, बट बहुत सारे लोग शायद से बफर गेट को नहीं जानते होंगे। तो हम सबसे पहले तो इस बफर गेट को ही देख लेते हैं कि भाई ये बफर गेट है क्या। तो बफर गेट बेसिकली कुछ नहीं है, जैसा आपका नॉट गेट होता है ना, नॉट गेट होता है उसी तरीके से आपको दिखाई देता है। बट इसमें होगा क्या कि ये अगर आपके पास इनपुट है भाई, और या अगर ये आपके पास आउटपुट है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब अगर आप यहाँ पर लॉजिक 1 देते हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपको आउटपुट में भी लॉजिक 1 ही देगा। और अगर आप इनपुट लॉजिक 0 देते हो, तो आउटपुट में भी आपके पास लॉजिक क्या देगा, आपको 0 ही देगा। मतलब इनपुट एंड आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं बफर गेट में। राइट, तो जहां पर आपको डेटा चेंज नहीं करना होता है, वहां पर आप क्या यूज कर लेते हो, बफर गेट। करेक्ट, तो आप यहाँ पर ये ट्रूथ टेबल भी देख सकते हो, जब आपने इनपुट में लॉजिक 0 दिया तो आपको आउटपुट में लॉजिक 0 ही मिला है, एंड अगर आपने लॉजिक 1 दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है, लॉजिक 1 ही मिलता है। करेक्ट, और अगर मैं वेरिएबल के फॉर्म में बात करूँ, तो सपोज मेरे पास ए एक वेरिएबल है, और अगर मैं ये इनपुट में देता हूँ तो मुझे सेम वेरिएबल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी मुझे आउटपुट में ए ही देखने को मिलेगा। तो दिस इज द बेसिकली रोल ऑफ योर बफर गेट। ओके, तो यहाँ पर बस कुछ नहीं याद रखना, तो बफर गेट हम बेसिकली कहाँ पर यूज कर लेते हैं, जहाँ पर हमें डेटा चेंज नहीं करना होता। इनपुट का जो डेटा है सेम अगर हमें आउटपुट में मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पर हम इस तरीके का गेट यूज कर लेते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अगर सर डेटा ही चेंज नहीं हो रहा है, या फिर डेटा के ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है, तो सर क्यों हम ये बफर गेट यूज कर लेते हैं, तो इसका एक एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, और वही एप्लीकेशन बेसिकली इसका इसके यूज का एक मतलब मीनिंग लेता है, और वो ये है
कि सपोज आपको बस डेटा चेंज नहीं करना, बट डेटा में कुछ ना कुछ आपको डिले देना है। मतलब सपोज आप यहाँ पर दे रहे हो, एक टाइम के साथ साथ मैं बता रहा हूँ, सपोज आप 1 सेक जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सपोज जस्ट टाइम मैं ज्यादा लूंगा सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। आपने सपोज 10 बजे आपने सुबह यहाँ पर कुछ डेटा दिया, और आप चाहते हो कि आपको 10:15 पर ये यहाँ पर आउटपुट मिले, और आउटपुट सेम ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का अगर आप आउटपुट चाहते हो, मतलब बेसिकली आप अगर यहाँ डिले देना चाहते हो इनपुट एंड आउटपुट में, तो आप बफर गेट का यूज कर लेते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बस मैंने टाइम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिया है, एक्चुअल में ऐसा टाइम होता ही नहीं। तो ये तो मिली माइक्रो नैनो सेकेंड में ये सब चीजें हो जाती है। बट अगर मैं इतना बड़ा डेटा ले मतलब टाइम लेता हूँ, तो आपको एक समझने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने ये समय लिया हुआ है, राइट। इतना समझ लो कि बफर गेट का यूज इसलिए होता है कि हम डेटा तो चेंज नहीं कर लेते, बट अगर हमें डेटा में कोई डिले प्रोवाइड करना होता है, तो हम बफर गेट का यूज कर लेते हैं, और बफर गेट में जो इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। इतनी सी बात है, यहाँ पर ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो दिस इज योर फर्स्ट गेट, दैट इज अ बफर गेट। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बफर गेट आपको समझ में आ गया होगा। देन हम स्टार्ट कर देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा गेट है। तो ये है हमारे पास नॉट गेट, करेक्ट। नॉट आपके पास गेट है। तो नॉट गेट आपको दिख रहा है, यहाँ पर सिंबल भी आपको दिख ही रहा होगा। तो इसमें होता क्या है पता है, तो आप ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हैं, और फिर भी अगर आप मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, तो अगर आप इसके इनपुट में, ये क्या है भाई आपका इनपुट, और ये इस गेट का क्या रहेगा आपके पास आउटपुट। अगर आप इनपुट में सपोज लॉजिक 0 देते हो, तो ये आपको आउटपुट में इसका जस्ट इन्वर्टेड आउटपुट देता है, और वो रहेगा आपके पास 1, लॉजिक 1। ओके, और अगर आप इसको लॉजिक 1 देते हो, तो ये आपको इसका इन्वर्टेड आउटपुट देगा, दैट इज लॉजिक 0। और अगर सपोज आप इसको ए देते हो एक वेरिएबल के फॉर्म में, मैं अगर आपको बता दूं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए बार, या तो आप इसको बोल सकते हो भाई ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। ए बार या तो ए कॉम्प्लीमेंट आप बोल सकते हो। तो इस ट्रूथ टेबल में भी वही लिखा हुआ है। तो ये दोगे तो भाई आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार, या तो आप यहाँ पर और करके ऐसा भी लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। और 0 लॉजिक दोगे तो आपको आउटपुट में लॉजिक 1 मिलेगा, और 1 दोगे तो लॉजिक 0 मिलेगा, करेक्ट। तो ये चीज आप सभी को पता है, आई नो, बट फिर भी मैं इसलिए रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपको ये चीज परेशान ना करे कि सर हमें कुछ कुछ चीजें नहीं पता थी। तो मैं पूरा सीक्वेंस कवर अप करा रहा हूँ और रिवीजन करा रहा हूँ आपके लिए, राइट। और यहाँ एक रूल होता है कि अगर आप ए बार के ऊपर डबल बार लेते हो, तो बार बार गेट्स कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पर, एंड आपको मिलेगा भाई ए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो हम आगे यूज करने वाले हैं, तो ये आपके नोट्स में होना चाहिए। नॉट गेट का जो ऑपरेटर है बेसिकली, सॉरी, जो रूल है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए बार के ऊपर अगर आप डबल बार लगा दोगे तो इट विल गेट कैंसल आउट। वैसे अगर आपके पास सपोज एक्स है, तो एक्स के ऊपर भी अगर आपने बार के ऊपर बार एंड उसके ऊपर सपोज बार लगा दिया, तो ये क्या करेगा, तो दिस टू बार गेट्स कैंसल आउट, तो इसका एक सिंगल बार बचेगा, तो दिस इज इक्वल टू एक्स बार। अब ऐसे भी समझ सकते हो, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाला ही है कि दो बार अगर एक साथ आ जाते तो दे विल कैंसल आउट। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, याद रखना, लिख लो कहीं पर अगर नहीं होगा तो। और ये सिंबल है बेसिकली जो आईटीआई के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए, तो सिंबल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दिस इज अ ट्रूथ टेबल, वेरी बेसिक। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, और आगे हम बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या बोला है देखो। तो आगे अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास कौन सा गेट है, तो गेट है हमारे पास एंड गेट, राइट। तो नेक्स्ट गेट इज नथिंग बट योर एंड गेट। तो ये इनपुट है, ये उसका आउटपुट है। तो एंड गेट आपके पास सिमिलरली एक्ट करता है जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, राइट। मल्टीप्लिकेशन जैसा ये वर्क कर लेता है, तो हम बस इतना ही समझ लेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। तो आसान भाषा में मैं बताऊँ, तो एंड गेट का एक पर्पस क्या होता है पता है। जब आप इसको, ये दो इनपुट का होता है, तो जब आप इसको दोनों भी इनपुट 1 1 देते हो, तभी जाकर आपको इसका आउटपुट क्या मिलेगा पता है, लॉजिक 1 मिलेगा। अदरवाइज हर एक कंडीशन पर आपको लॉजिक 0 मिलेगा। मतलब अगर आप दोनों इनपुट हाई हाई रखोगे, लॉजिक हाई रखोगे भाई, तो आउटपुट भी आपका लॉजिक हाई आएगा। इल्स आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, अगर कोई भी एक इनपुट, कोई भी अगर आपके पास एक इनपुट सपोज लॉजिक 0 है और एक 1 है, तो ऐसे केस में आपको लॉजिक 0 ही मिलेगा। या तो आपके पास सपोज पहला लॉजिक 1 है और दूसरा आपके पास लॉजिक 0 है, तभी भी आपको लॉजिक 0 ही मिलेगा। या तो आप बोलोगे सर दोनों भी अगर हमारे लॉजिक 0 0 रहेंगे, तभी भी हमें आउटपुट में लॉजिक 0 ही मिलेगा।
तो यहाँ पर बस एक ही पॉइंट याद रखना कि बोथ इनपुट आर लॉजिक हाई हाई देन आउटपुट इज हाई। ओके, समझ में आया आपको? यस, इसमें कुछ नहीं था, ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूंगा। और ये सिंपल है आपके पास एंड गेट का, राइट। तो ट्रुथ टेबल में भी आपको वही दिख रहा है कि देखो दोनों इनपुट 0 0, तो 0। एक एक इनपुट देखना, कोई ऐसा समझ लो, बस ऐसा समझ लो कि अगर कोई भी एक इनपुट अगर आपके पास लॉजिक 0 होता है तो एंड गेट का आउटपुट आप हमेशा आपको लॉजिक 0 ही मिलेगा। और दोनों भी अगर हाई हाई रहेंगे तभी जाकर आपके पास आउटपुट हाई मिलेगा, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। और इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन होता है वो क्या रहेगा, ए डॉट बी, या फिर हम बोलेंगे ए एंड बी इसको बोला जाता है, राइट। ए डॉट बी, दिस इज योर आउटपुट एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट है ये, हमें लगेगा आगे, करेक्ट। तो दिस इज आउटपुट एक्सप्रेशन एंड दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट योर एंड गेट। मैं ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी गेट आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट गेट कि नेक्स्ट गेट में हमारे पास है क्या। तो नेक्स्ट गेट में अगर मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा गेट है, तो दिस इज आवर बेसिकली और गेट। कौन सा गेट है, और गेट है, राइट। तो दिस इज आवर और गेट। तो और गेट में एक सेंटेंस याद रखना कि जब आपके पास बोथ इनपुट, बोथ आपके पास क्या, इनपुट आपके पास क्या रहेंगे पता है, लो लो रहेंगे। दोनों भी इनपुट अगर आपके पास लो लो रहेंगे तब जाकर आपके पास आउटपुट क्या हो सकता है भाई, लो रहेगा। अदरवाइज आपका हमेशा आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा, राइट। तो ये सभी को आता है मुझे पता है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा समझाते नहीं बैठूंगा। तो अगर आप ट्रूथ टेबल भी देख लेते हो तो देखो यहाँ पर ये ए भी एक इनपुट है और बी इनपुट है ना, ये दो इनपुट है, करेक्ट। तो ये दो आपके पास इनपुट है। तो ये एंड बी मतलब ये दोनों इनपुट जब हमने 0 0 रखे तभी जाकर हमें आउटपुट 0 मिला है। इल्स आपके पास अगर कोई एक इनपुट अगर आपके पास हाई हो जाए, कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो जाए तो आपके और गेट में आउटपुट हाई होता है, मतलब लॉजिक 1 होता है, करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बस इतना याद रख लेना कि और गेट में आपके पास अगर दोनों इनपुट हाई हाई लो लो रहेंगे तभी जाकर आपके पास आउटपुट लो हो सकता है, इल्स आपके पास आउटपुट हाई रहेगा। या फिर आप ऐसा बोल दो कोई भी अगर एक इनपुट आपके पास हाई रहेगा तो और गेट का आपके पास आउटपुट हाई ही रहेगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसी लॉजिक गेट के हिसाब से आपके पास 4 ऑपरेशन यहाँ पर बनते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल भी बना देता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ। एंड का भी बनाना था बट मैंने नहीं बनाया, बट ऐसा समझ लो कि यहाँ पर एक और एक रिजल्ट होता है कि a प्लस ए बार, ओके, a प्लस ए बार की वैल्यू होती है 1। और यहाँ पर a प्लस 1 ये एक रूल होता है, इसकी भी वैल्यू होती है 1। a प्लस अगर आप 0 करोगे तो इसकी वैल्यू रहेगी भाई a। एंड अगर आप बोलोगे कि सर और कौन सा रिजल्ट रहेगा आपके पास, सपोज आपके पास क्या रहेगा, a प्लस ए अगर ऐसा रहेगा तो आप इसको a लिख सकते हो। तो ये 4 रिजल्ट आप याद कर सकते हो और के केस में। वैसे अगर मैं एंड के लिए भी ऐड कर दूं यहाँ पर तो ठीक है, मैं एंड के लिए भी ऐड कर देता हूँ आपके लिए। तो एंड के भी 4 रिजल्ट आपको याद रखना है। वैसे तो मैंने आगे लिए हुए हैं बट फिर भी इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। तो ए डॉट ए कर लेते हो तो आपको ए लिखना है। ए डॉट ए बार करोगे तो भाई आपका इसका रिजल्ट होगा 0। ए डॉट 1 करोगे तो ये होगा ए। एंड ए डॉट अगर आप 0 कर लेते हो तो इसको बोला जाता है आपके पास 0। ये पूरा मतलब कंसेप्चुअल है, अभी मैं इसके बेसिक रीजन के पीछे नहीं जाऊंगा, बस ये रिजल्ट आपके एग्जाम में आपके नोट्स में शॉर्ट नोट्स में होने ही चाहिए। इसका मैं प्रूफ आपको नहीं बताऊंगा, ये तो पूरा पेड बैचेस में बताने की तरह मतलब ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पर टाइम पास नहीं करना है क्योंकि ये यूट्यूब का सेशन है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, कम समय में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देनी होती है, राइट। तो ये मत सोचना कि सर रट के आए और आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे सब चीज़ें पता है बट फिर भी आपके काम की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो चलो मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा इस तरीके से दे देता हूँ सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया, राइट। और इसे भी अगर आप देख लेते हो तो ये भी रिजल्ट आप अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओके। तो इसको भी मैं थोड़ा कलरफुल बना देता हूँ, तो ये दोनों भी टेबल इंपॉर्टेंट है। आगे मैं अगर बढ़ता हूँ तो हमारे पास कौन सा गेट है, तो नैंड गेट है, राइट। बेसिक गेट हो गया हमारे पास। तो अगर मैं बेसिक गेट की बात करूँगा तो नैंड, नॉट एंड आपके पास और गेट हो चुके हैं। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट गेट है ये कौन सा गेट है, नैंड गेट होता है। कौन सा गेट है भाई आपके पास, ये हमारे पास
नैंड गेट है। ओके, तो इस नैंड गेट के बारे में मैं अगर पहला ही सेंटेंस आपको बता दूं तो नैंड गेट को बोला जाता है आपके पास यूनिवर्सल गेट। ओके, क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल गेट। क्यों यूनिवर्सल गेट बोलेंगे हम, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बस इतना समझ लो कि नैंड गेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो ये नैंड गेट कुछ नहीं होता है। नैंड को अगर आप दो पार्ट में बाइफरगेट करोगे, तो नैंड गेट को अगर आप दो पार्ट में बाइफरगेट करोगे तो देखो ना, इस एन का मतलब होता है भाई आपके पास नॉट, एंड इसमें अगर मैं प्लस करा दूं तो ये एंड यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये जो गेट है बेसिकली ये दो गेट से बना हुआ है। किससे? नॉट गेट से। और नॉट गेट कैसा होता है सर? कुछ इस तरीके से। एंड आपके पास एंड गेट से बना होता है बराबर। और एंड गेट कैसा होता है? कुछ इस तरीके से। करेक्ट, इस तरीके से आपके पास एंड गेट बना होता है। करेक्ट, तो इन दोनों को कंबाइन करके जो आपका गेट बनता है, तो देखो ये आपके पास एंड गेट बराबर। और ये जो नॉट गेट बेसिकली ये यहाँ पर लगा देते हो आप, लाइक दिस। एंड ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो सपोज ये हियर इट इज ए, हियर इट इज योर बी, और ये आपके पास नॉट गेट है, और यहाँ आपके पास आउटपुट आएगा। तो मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? तो एंड गेट का आउटपुट अभी अभी हमने देखा ना कि ए डॉट बी होता है। तो ये क्या करेगा भाई? नॉट गेट उसके ऊपर बार लगा देगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ए डॉट बी बार हो जाएगा। करेक्ट, तो इसी को अगर आप रिकम्बाइन करते हो ना, मतलब ऐसा एंड नॉट गेट अलग से ना दिखाते हुए, अगर आप इसको ऐसा दिखाना चाहते हो, कैसे? देखो कि आपका ये एंड गेट है सी, और इस नॉट गेट को बस कुछ नहीं कर देना, यहाँ पर आपको बबल लगा देना है, और इस तरीके से अगर आप कनेक्ट कर लेते हो तो ये बेसिकली आपका होल पैकेज बन जाता है आपके पास नैंड गेट। क्या बन जाता है? नैंड गेट। यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, और सीधा आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो एंड जैसा लिखना, ए डॉट बी नैंड है, सो यहाँ पर आ जाएगा बार। करेक्ट, तो यही गेट है यहाँ पर। ऊपर जो दिख रहा होगा, तो दिस इज योर नैंड गेट। आपको आउटपुट एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, सी इज इक्वल टू ए डॉट बी बार। राइट, तो कुछ नहीं है यहाँ। अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बता दूं ना, तो बस इतना समझ लो कि जो भी आपके पास एंड का ट्रूथ टेबल था या फिर एंड का ट्रूथ टेबल था, उसका जस्ट इन्वर्टेड आपको क्या करना है? ट्रूथ टेबल लिखना है। तो एंड के केस में क्या होता था? तो देखो अगर आप ध्यान दोगे ना, तो मैं यहाँ पर एंड का टेबल बस यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। कहाँ? यहाँ पर बस लिख के दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए इस बॉक्स के अंदर। तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ऐसा समझ लो कि यहाँ पर एंड का टेबल है बराबर। तो जब देखो एंड में होता क्या था, जब दोनों लॉजिक आपके पास हाई होते थे तभी आपके पास आउटपुट हाई होता था ना। मतलब यहाँ पर आपके पास लॉजिक हाई होता था। करेक्ट, तो यहाँ पर लॉजिक हाई होता था, और बाकी हर जगह आपके पास लॉजिक 0 0 होता था। और इसके सर पर क्या है भाई? बार है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर नॉट गेट है, तो नॉट गेट इसका जस्ट इन्वर्टेड आउटपुट आपको देगा। तो 0 का बना देगा 1, 0 का बना देगा भाई 1, और 0 का बना देगा 1, और 1 का बना देगा 0। तो ये बेसिकली आपका आउटपुट है जो दिखाई दे रहा है आपको। राइट, तो बेसिक गेट के टेबल याद रख लो, और उसको नॉट लगाकर, मतलब अगर एंड है तो एंड, एंड से आपके पास नैंड बनता है ना, तो एंड के सामने में ये आउटपुट इन्वर्ट करके बस आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर यन है, यन इन द सेंस नॉट गेट लगा हुआ है। दैट्स इट, बात खत्म। ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो भाई आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस इज अ बेसिक थिंग रिगार्डिंग टू दिस नैंड गेट। और वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने अभी अभी तक इसका ये जो क्वेश्चन है, इसका ये जो मैंने बोला था ना कि यूनिवर्सल, मैं बाद में बताऊंगा क्यों बोलते हो। तो यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप ये गेट यूज कर लेते हो, बस ये अकेला गेट, तो इससे आप ऑल बेसिक गेट बना सकते हो। अब मुझे बताओ ऑल बेसिक गेट कौन कौन से हैं? तो ऑल बेसिक गेट कौन कौन से आपके पास? आप बोलोगे सर नॉट गेट बना सकते हो। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल आप बना सकते हो यूनिवर्सल गेट से। ओनली यूनिवर्सल गेट से आप नॉट गेट बना सकते हो। कैसे बनाए जाएंगे डिटेल कोर्स की बातें हैं, बस आपके काम की चीज मैं बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ आप अगर चाहो तो भाई इससे और गेट भी बना सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप एंड गेट भी बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो भाई यहाँ से आप चाहो तो बफर भी बना सकते हो। तो आप एक गेट से कोई भी गेट, कोई भी मतलब कोई भी बेसिक गेट आप बना सकते हो। मतलब नैंड गेट से नॉट बना सकते हो, और बना सकते हो, एंड बना सकते हो, बफर बना सकते हो। इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। राइट, एग्जाम में आया हुआ है कि व्हाई द नैंड गेट इज कॉल्ड एज एन यूनिवर्सल गेट, ऑप्शन होता है। तो एक सही आंसर वहां पर रहेगा कि यूनिवर्सल गेट से आप कोई भी बेसिक गेट बना सकते हो, इसीलिए इसको बोला जाता है नैंड गेट। फाइन, ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे, और हम देखते हैं भाई आगे वाला कौन सा गेट है।
तो आगे भी हमारे पास कौन सा गेट है, तो अगर आप देख रहे हो तो हेयर इट इज योर नॉट गेट। कौन सा गेट है आपके पास सर, नॉट गेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव अ नॉट गेट। अब अगर इस गेट को अगर आप देख रहे हो ना, तो इस नॉट गेट का भी, इस नॉट गेट को भी अगर आप देखो तो इसको भी बोला जाता है भाई यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गेट आप इसको भी बोल सकते हो। तो बेसिक क्यों इसको भी बोल सकते हो अभी मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। क्योंकि आप इस यूनिवर्सल गेट से मतलब नॉर गेट से भी अगर आप चाहो तो नॉट गेट बना सकते हो, अगर आप चाहो तो आर गेट बना सकते हो, अगर आप चाहो तो एंड गेट भी बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप बफर गेट भी बना सकते हो। समझ में आया? बफर गेट भी आप बना सकते हो। तो ये सब चीजें आप बना सकते हो ओनली बाय यूजिंग द नॉर गेट आल्सो। बस अगर आपके पास नॉर गेट ही है तो आप कोई भी बेसिक गेट आपका बना सकते हो, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। सेम रीजन सेम चीजें हैं भाई यहाँ पर भी, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर भी बता दूं आपको कि भाई नॉर गेट है क्या, तो मुझे बताओ कि नॉर गेट को अगर मैं बाइफरगेट करूँ तो दिस इज माय और प्लस नॉट गेट और नॉट कैसे सर, ये और यन स्टैंड फॉर नॉट गेट, करेक्ट। मतलब सर ये भी गेट आपके दो गेट से बना हुआ है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ये भी गेट आपके पास दो गेट से बना हुआ है। तो ये नॉट गेट से और गेट से बनेगा, और गेट आपको पता है कैसे होता है। तो और गेट का बेसिक सिंबल हमने अभी अभी देखा था ना, कुछ इस तरीके से होता है। एंड इसमें अगर मैं ऐड कर दूं कौन सा वाला गेट, नॉट गेट। क्यों? क्योंकि सर देखो ना यहाँ पर क्या है, नॉट गेट। तो नॉट गेट, इसको अगर आप रिकम्बाइन कर दोगे बेटा तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये नॉट गेट लाइक दिस, और ये इनपुट ए, यहाँ पर आएगा बी। और देखो और गेट है, ये सिंपल और गेट है। और गेट का आउटपुट क्या रहेगा, ए प्लस बी, या फिर आप बोलोगे ए और बी। प्लस नहीं बोला जाता बेसिकली, इसको ए प्लस बी ही सॉरी ए और बी ही बोला जाता है। और ये नॉट है तो ये क्या करेगा, ए और बी का बार आ जाएगा, करेक्ट। मतलब नॉर गेट में होगा क्या, जो भी और गेट का आउटपुट होता है उसका जस्ट इन्वर्टेड आपको देखने को मिलेगा। और इसको अगर सिंबॉलिकली अगर आप देखोगे तो इसको रिकम्बाइन किया जाता है कैसे, देखो इस नॉट गेट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, सिंपली यहाँ पर एक बबल लगाया जाता है एंड आप इसको इस तरीके से छोटा कर सकते हो। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ योर नॉर गेट। और सिंपली आप क्या बोल सकते हो, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ए और बी, और यहाँ पर नो बबल है सो दैट यहाँ पर आ जाएगा बी बार। तो इससे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, तो हियर इट इज ए प्लस बी बार, करेक्ट। तो अगर आपको अभी अभी आइडिया आ चुकी होंगी कि हमने देखा था कि सर और गेट में क्या होता है, सर कोई भी अगर एक इनपुट, ध्यान से सुनना, कोई भी अगर एक इनपुट वन रहता था तभी जाकर हमारे पास, तब हमारे पास आउटपुट हमेशा वन मिलता था कि नहीं मिलता था, यस। तो अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट बता दूं तो क्या होगा, तो आप ये बोलोगे कि सर इसका जस्ट अपोजिट सेंटेंस क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर अगर कोई भी एक इनपुट सर हमारे पास अगर वन है ना, तो उस समय हमारे पास लॉजिक जीरो बनेगा। क्यों लॉजिक जीरो बनेगा सर आउटपुट में, क्योंकि सर आगे इस और गेट के आगे हमारे पास ये बबल लगा हुआ है, और इससे हमारे पास कंबाइन कौन सा गेट बना था, नॉर गेट बना था, राइट, करेक्ट। ये चीज हमें आपको पता चल गई, पता चली कि अगर कोई भी एक इनपुट लॉजिक वन होता है तो आउटपुट आपका लॉजिक जीरो ही आएगा। और जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू योर और गेट, उस समय क्या होता था कि जब दोनों इनपुट आपके पास लॉजिक जीरो होते तब आपके पास लॉजिक जीरो मिल रहा था, बराबर। बट यहाँ पर आगे बबल होने की वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा, लॉजिक वन, दैट्स इट। यस, आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर और गेट का जो भी ट्रुथ टेबल था यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ, सो दैट आपको चीज समझ में आ जाएगी कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर। तो इस रेट के केस में मैं बस यहाँ पर कौन सा लॉजिक लिख रहा हूँ भाई, आउटपुट और के करस्पॉन्डिंग, नो सॉरी नो, और हाँ और के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वन। क्या होना चाहिए था भाई, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, और यहाँ पर जीरो। बट बबल की वजह से यहाँ पर क्या बना आपके पास, ये चीज चेंज हो गई, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो और वन का जीरो, गेटिंग। तो यहाँ पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, यस। और गेट को अगर मैं आगे बता दूं ना बेटा आपको, तो थोड़ा इसमें मैं एक्स्ट्रा की भी चीजें बता देता हूँ। तो ये एक थ्योरम होता है हमारे पास, दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम, आगे डिस्कस करूंगा मैं। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या होता है, ये जो बार है ना कॉमन, ये आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब इसको भी बार दे दो, इसको भी बार दे दो, और यहाँ पर जो ऑपरेटर होता है वो चेंज होगा, मतलब यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, राइट।
तो अगर आप ये देख रहे हो तो एक कौन सा गेट हो चुका है, तो डॉट मतलब हमारे पास क्या रहेगा भाई, एंड गेट रहेगा। तो एक्स्ट्रा की चीजें मैं यहाँ पर कवर अप करा दे रहा हूँ। तो एंड मतलब आप इसको नॉर गेट को आप ऐसा भी तो बोल सकते हो ना सर, कि एक एंड गेट ले लो एंड सर उसको ए बार लगा दो, करेक्ट। इसको ए बार चाहिए और इसको भी ए बार चाहिए, यहाँ पर सॉरी बी बार चाहिए, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, ए बार डॉट बी बार। बट मुझे एक बताना, एक चीज बताना, कि आपको ए बार कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता ना, तो इसके लिए आपको क्या लगेगा सर, यहाँ पर एक गेट लगेगा, क्योंकि ये ए का ए बार बना देगा। वैसे आपको यहाँ पर एक नॉट गेट लगेगा, जो आपको अगर आप यहाँ पर बी दोगे तो बी बार देगा। अब इस गेट को हम रिकम्बाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब इसके साथ कैसे भाई कंबाइन कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना, ये गेट रहेगा एंड गेट, और इस नॉट गेट को हम इस साइड में भी तो बबल लगा सकते हैं, यस, इस साइड में भी तो बबल लगा सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, वो आपके पास ए, यहाँ पर रहेगा भाई आपके पास बी, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, ए डॉट बी बार। तो ये भी आपके पास अल्टरनेटिव सिंबल होता है, याद रखना, ये भी आपके पास क्या रहेगा, अल्टरनेटिव सिंबल होता है किसका, आपके नॉर गेट का। एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव सिंबल ऑफ द नॉर गेट, तो आपका ये आंसर सही रहेगा, बबल्ड इनपुट एंड गेट होता है, बबल्ड इनपुट एंड गेट होता है, करेक्ट। वैसे अगर हम पीछे जाए थोड़ा सा, तो वहां पर भी मैं आपको बता दूं, पीछे जाए तो ये कहाँ गया भाई, हाँ, तो देखो नैंड गेट में भी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर और एक्स्ट्रा की चीजें ऐड कर देता हूँ, वैसे पॉइंट तो कवर अप किया था मैंने, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ अगर मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दूंगा ना, चलो एक्स्ट्रा की चीजें बता ही देता हूँ। तो ये क्या होगा पता है, ए बार, और यहाँ पर ऑपरेटर चेंज होके क्या होगा, प्लस, और यहाँ पर होगा भाई बी बार। तो ये क्या हुआ, तो ये प्लस मतलब होता है भाई और गेट, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा तो बोल कर सकते हैं ना कि हम सर एक और गेट लेंगे, ध्यान से देखना चीज को, पॉइंट आ चुका है इसलिए मैं कवर अप कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो आगे जाने वाला था। तो इसमें भी क्या करना है सर, अगर हमें ए बार इनपुट दे दिया और यहाँ पर बी बार इनपुट दे दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार। बट हमें कभी भी क्या ए बार इनपुट मिल सकता है, नहीं, तो ए बार इनपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, ये इनपुट लेना पड़ेगा, नॉट गेट लगाकर उसका ए बार बनाना पड़ेगा। इन सेम मैनर सर बी इनपुट लेना पड़ेगा, बी लेने पर उसका नॉट गेट लगाकर बी बार बनेगा, तभी जाकर ये गेट बनेगा। अगर हम इसको रिकम्बाइन कर दें तो कैसे बनेगा सर, ये और गेट, राइट, और गेट इस तरीके से, और इस गेट को हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं ना, यहाँ पर बबल लगा सकते हैं लाइक दिस, वैसे ही इस नॉट गेट की जगह हम बबल लगा सकते हैं। तो दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, और यहाँ पर क्या बनेगा, ए बार प्लस बी बार, करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो यूर कौन सा गेट पता है, दिस इज ऑल्सो यूर नैंड गेट, राइट, दिस इज ऑल्सो यूर नैंड गेट। तो ये एग्जाम में पूछा गया, एक ईएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव सिंबल ऑफ द नैंड गेट। तो नैंड गेट अल्टरनेटिव सिंबल क्या रहेगा, तो आप ऐसा बोलो कि आपके पास बबल इनपुट और गेट इज नथिंग बट यूर नैंड गेट, बबल इनपुट और गेट इज नथिंग बट यूर नॉर गेट भी होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आया है, अगर आप एग्जाम में देखोगे तो आप मतलब क्वेश्चन देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मैं वो क्वेश्चन ले लूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा की चीज़ें बताई आपको, और हम आते हैं इस गेट के ऊपर। नेक्स्ट गेट है हमारे पास, और इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड गेट, राइट। डिराइव्ड गेट आपके पास दो ही है, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये कौन सा गेट है, दिस इज नॉट अ बेसिक गेट, समराइज करा दूंगा मैं आपको। तो ये जो गेट है एक्सऑर गेट, इसको आप ई एक्स और गेट भी बोलते हो, पता है, एक्स और ई एक्स, एक्सक्लूसिव और गेट इसका फुल फॉर्म है, एक्सक्लूसिव और गेट, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। और इस गेट का नाम क्या है पता है, इसको बोलते हैं डिराइव्ड गेट, याद रखना, डिराइव्ड गेट आप इसको बोल सकते हो, राइट। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें बस एक सेंटेंस याद रखना। तो ये जो एक्सॉर गेट होता है ना, इसको बोला जाता है भाई अनइक्वालिटी, अन, ये अगर याद रख लिए ना तो फिर तो हो गया, अनइक्वालिटी, इक्वालिटी डिटेक्टर आप इसको बोलते हो। अब अनइक्वालिटी डिटेक्टर मतलब क्या, कि जो चीजें अनइक्वल रहेंगी ये इसको डिटेक्ट करेगा, अनइक्वालिटी डिटेक्टर।
अब इस ये अगर आप समझ चुके हो ना, ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनइक्वालिटी डिटेक्टर, तो बाकी कुछ नहीं, आपके लिए बहुत आसान चीजें हैं। जब अनइक्वल इनपुट होगा, इनपुट कैसा रहेगा सर आपके पास, अनइक्वल, अनइक्वल अगर आपके पास इनपुट रहेगा, देन आपके पास आउटपुट क्या रहेगा, और इसी केस में आपके पास आउटपुट क्या रहेगा पता है, लॉजिक हाई, लॉजिक हाई रहेगा, इल्स आपके पास लॉजिक लो रहेगा। अब लॉजिक हाई का मतलब होता है हमारे लिए 1। अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हो, कहाँ पर, सी, अगर आप ध्यान से देखोगे भाई, यहाँ पर कौन है, 1, और यहाँ पर कौन है, 0, अनइक्वल है ना, एक 1 एक 0, तब जाकर आपको आउटपुट क्या मिला है, 1। और यहाँ पर देखो एक 1 है एक 0, अगेन अनइक्वल, तभी जाकर आपके पास आउटपुट क्या मिला, 1। और अगर आप यहाँ देखते हो तो ये एक इनपुट 1 है, और एक सॉरी एक इनपुट 0 है और दूसरा भी इनपुट 0 है, तो ये तो इक्वल हुआ ना, तो इक्वल के केस में ये आपके पास 0 0 देगा, वैसे यहाँ पर 1 1 के केस में आपको 0 0 देगा। आसान भाषा में मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि आप समझ लो कि सपोज आपके पास इस केस में ये दोनों इनपुट कैसे हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पर, दीज आर दी अनइक्वल, अनइक्वल इनपुट, इक्वल इनपुट नहीं है, तो ऐसे केस में आपके पास आउटपुट आपके पास 1 होगा, मतलब हाई होगा, बस ऐसा समझ लो। और इस केस में इक्वल है, इस केस में इक्वल इनपुट है, तो भाई आपके पास इस केस में क्या रहेगा, आउटपुट आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर ये चीज़ समझ में आ चुकी है तो ये टेबल याद रखना बहुत आसान है। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, इक्वल इनपुट है, तो आपका आउटपुट क्या होगा भाई, आउटपुट होगा आपके पास 0। समझ में आया? तो याद रखना यहाँ पर जो पॉइंट मैंने बताया कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट क्या है, तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट आपके पास अनइक्वालिटी, कौन है भाई, अनइक्वालिटी, इक्वालिटी डिटेक्टर है। ओके, अनइक्वालिटी डिटेक्टर, समझ में आया? और दूसरा नाम मैं बता दूं यहाँ पर, ठीक है, इतना याद रखो, अनइक्वालिटी डिटेक्टर है, बाकी दूसरा नहीं बताता। और इसके दो फॉर्म होते हैं बेसिकली, एक होता है सॉप एंड पॉज फॉर्म, तो यहाँ पर मैं लिख के भी देता हूँ, कभी एग्जाम अगर मैं फ्यूचर में यूज करूंगा तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर आपने कहाँ से यूज किया। तो इसका जो सॉप फॉर्म होता है वो होता है ए बी बार प्लस ए, सॉरी ऐसा लिखो, मैं कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा नहीं लिखता, मैं बार लिखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ए बार बी प्लस बी बार ए, आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, चलो मैं आसानी से समझा देता हूँ, ए बी बार। तो ये जो फॉर्म है भाई, इसको बोला जाता है सॉप फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ओके, और इसका पॉज फॉर्म कैसे होता है, तो इसका पॉज फॉर्म ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए बी, ये दोनों के ऊपर बार रहेगा, तो इस फॉर्म को बोलते हो आप पॉज फॉर्म। ओके, तो जो इसी ब्रांच के रहेंगे उनको तो ये चीज़ बहुत आसान है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए शायद ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आपको बता दूं कि आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, जैसे आपको ए एक्स और बी पता है ना, तो वैसे उसके सॉप एंड पॉज फॉर्म पता होने ज़रूरी है। अगर आपके नोट्स में नहीं है बेटा, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ एक्सऑर का कौन सा सॉफ्ट फॉर्म है और कौन सा पॉज फॉर्म है, बराबर। और इसको हम क्या लिखते हैं, ए प्लस लिखकर उसको सर्कल करा देना, प्लस बी, इस तरीके से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है ए एक्सऑर बी। बस इतना ही है, इस गेट में मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, तो इतना समझ लो कि ये हमारे पास गेट बन चुका है, राइट। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो आगे हमारे पास कौन सा गेट रहेगा, तो वो गेट है हमारे पास हाँ, एग्सनॉर गेट। कौन सा गेट है, एग्सनॉर गेट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। कुछ नहीं, आपके पास सपोज एग्जॉर होता ना, तो ए एग्जॉर बी होता, बट बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस बबल, बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस बबल यहाँ पर आ जाएगा भाई बार। समझ में आया, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने जैसा है ही नहीं। और ये गेट कौन सा है आपके पास, दिस इज योर एग्सनॉर गेट, बराबर, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। और यहाँ अगर मैं आपको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये जो गेट है इसको आप बोल सकते हो, ये है आपके पास इक्वालिटी डिटेक्टर, इक्वालिटी डिटेक्टर। अब इक्वालिटी डिटेक्टर का मतलब ये होता है कि ये इक्वल चीजों को डिटेक्ट करेगा, मतलब अगर इनपुट इक्वल इक्वल रहेगा, यहाँ पर मैं लिख के भी देता हूँ, इनपुट अगर आपके पास, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ,
इनपुट अगर आपके पास इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा, देन आपके पास आउटपुट क्या रहेगा भाई, देन आपके पास आउटपुट लॉजिक हाई होगा। एक सेकंड, ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ, आउटपुट आपके पास क्या रहेगा भाई, लॉजिक हाई होगा। और लॉजिक हाई का मतलब होता है हमारे पास लॉजिक 1। अगर इस सेंटेंस को अगर आप समझ लेते हो तो आपको चीज समझ में आ जाएगी कि जब इक्वल इनपुट रहेगा तभी आपके पास आउटपुट हाई रहेगा, इल्स आपके पास क्या रहेगा भाई, अदरवाइज आप बोल सकते हो आउटपुट आपका 0 रहेगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर देखो 1 1, शायद से दिख नहीं रहा होगा, तो लेट मी यूज द डिफरेंट कलर एक्चुअली, सो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ओके फाइन। तो देखो यहाँ पर लॉजिक 1 है, यहाँ पर लॉजिक 1 है, तो इक्वल इनपुट 1 आ, तो देखो आपके पास आउटपुट भी हाई मिला। यहाँ पर लॉजिक 0 है, यहाँ पर लॉजिक 0 है, तो इक्वल मिला ना ये दोनों भी इनपुट, तभी जाकर आपके पास आउटपुट क्या मिला, हाई मिला है। और आपके पास देखो अनइक्वल इनपुट जब था तो लॉजिक आपके पास 0 0 मिला, अनइक्वल तो लॉजिक 0 0। तो यहाँ पर भी मैं आपको वो चीज़ लिख के देता हूँ, आपके नोट्स में लिख लेना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस थिंग, ये अगर मैं ठीक है यहाँ पर लिख के देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पर सर इनपुट कैसे हैं, इनपुट सर इक्वल है, तो इसलिए आपके पास आउटपुट क्या रहा बेटा, आउटपुट रहा सर लॉजिक 1, या फिर आप बोलोगे हाई। वैसे अगर आप यहाँ पर भी बात करोगे ओवर हियर, तो यहाँ पर भी आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, क्या लिखोगे बताओ, ये क्या हुआ भाई, ओके फिर से एक बार ले लेते हैं। ओके फाइन। तो यहाँ पर भी आप क्या बोल सकते हो सर, इनपुट जो है हमारे पास वो इक्वल है, इनपुट कैसा है सर, इक्वल है। तो अगर इनपुट इक्वल रहेगा तो हमारे पास आउटपुट फिर से क्या रहेगा, 1 रहेगा। बट अगर आप यहाँ पर बात कर लेते हो बेटा इस बीच वाले केस में, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे सर, यहाँ पर इनपुट आपके पास अनइक्वल है। अगर इनपुट अनइक्वल रहेगा तो ये तो इक्वालिटी डिटेक्टर है ना, तो आपके पास आउटपुट क्या देगा, ये 0 देगा, बात खत्म। यस। और इसी का एक नाम आता है, कभी एक शायद से किसी यूएससी के एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी को ही बोलते हैं आप को इंसिडेंस लॉजिक, को इंसिडेंस लॉजिक गेट। ओके, कोइंसिडेंस लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं पता है, कोइंसिडेंस मतलब जैसे कि सपोज आप और आपकी फ्रेंड हो, बराबर, जस्ट मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, ये आप हो और ये आपकी कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई फ्रेंड है। तो इससे क्या होगा कि सपोज आप एक दिन जा रहे हो कहीं पर, मतलब स्कूल में आ रहे हो, सॉरी कॉलेज में आ रहे हो, और सपोज इसने क्या किया कि रेड कलर का शर्ट पहन लिया और इसने भी रेड कलर का शर्ट पहन लिया, बराबर इन दोनों ने। तो ये जो इनको पता नहीं था कि हमने दोनों ने भी रेड कलर का कलर पहन लिया है। तो जब ये कॉलेज में मीट आउट करेंगे तो भाई मीट करेंगे दोनों, मिलेंगे एक दूसरे को, तो क्या बोलेंगे कि व्हाट अ कोइंसिडेंस कि आपने भी रेडी पहना है और आपने भी रेडी पहना है, राइट। तो आप थोड़े से शॉक हो जाते हो, तो मतलब क्या हुआ, तो दोनों ने कोइंसिडेंसली दोनों ने सेम कलर पहन लिया, तो सेम सेम कलर जब पहनोगे तो आप मतलब क्या होगे, थोड़े से यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको थोड़ा सा क्या बोलोगे आप, यहाँ पर थोड़ा शॉक लगेगा कि भाई कोइंसिडेंसली हमने दोनों कलर सेम ही पहन ले। तो जब इक्वल इक्वल चीजें आती है तो कोइंसिडेंस हो जाता है, तो शायद से अब आप कभी नहीं भूलोगे कि कोइंसिडेंस लॉजिक गेट कौन सा है, तो एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट इज अ कोइंसिडेंस लॉजिक गेट, राइट। इतना समझ लिए तो ये टेबल याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो इसमें भी अगर मैं थोड़ी सी एडवांटेज, थोड़ी ऐड चीजें अगर मैं बता दूं, तो इसमें भी बेटा दो फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉज फॉर्म, एक होता है सॉफ्ट फॉर्म। तो इसमें जो सॉफ्ट फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से ए बी प्लस ए बार बी बार, राइट। तो ये क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो ये होता है बेटा आपके पास सॉफ्ट फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म। ओके, ये कौन सा फॉर्म रहेगा आपके पास, ये रहेगा आपके पास सॉफ्ट फॉर्म। और इसी का अगर मैं पॉज फॉर्म की बात करूंगा तो ये रहता है ए प्लस बी बार इन अनदर ब्रैकेट ए बार प्लस ए, राइट, ये पॉज फॉर्म रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये तो बहुत आसान रहेगा, शायद से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये चीज़ थोड़ी सी नई रहेगी, बट फिर भी सॉप एंड पॉज फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके नोट्स में नहीं है तो लिख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्लूसिव और नॉर गेट का आपके पास सॉप एंड पॉज फॉर्म क्या है, करेक्ट। तो इसके बारे में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हुई है। आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ हम और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे।
राइट। तो देखो मैंने अभी अभी आपको जब बेसिक गेट पढ़ाए थे, एंड गेट और गेट एंड नॉट गेट, तो ये चीजें लिख के भी दी थी और सेम चीजें मैंने यहाँ पर दी हुई है कि जैसे कि आपके पास ए बार के ऊपर डबल बार आ जाता है तो ए होगा। तो ये देखो यहाँ पर देखने को मिला, करेक्ट। यस। तो ये एक मैंने आपको रूल बताया था, तो यहाँ पर भी मैंने दिया है, तो इस रूल को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। थोड़ा सा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं यूज करने वाला हूँ कल के सेशन में, क्योंकि मैं कल के सेशन में इसके क्वेश्चन लगाऊंगा। और ये भी रूल मैंने आपको लिख के दिया था बेटा, ये भी रूल मैंने आपको लिख के दिया था, तो ये भी रूल आपको आपके नोट्स में चिपका लेना है, इंपॉर्टेंट है। और इसको याद कैसे करना है या फिर इसको कैसे याद करना है, ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ये मैं जब न्यूमेरिकल लूंगा, सॉरी आपके क्वेश्चंस लूंगा, वहां पर ही आपको समझा दूंगा कि इसको कैसे याद रखना है, राइट। वैसे आपके पास और के भी आपके पास कितने रिजल्ट हैं, तो वो आपके पास 4 रिजल्ट है। तो आज के सेशन से मैं बस आपको इतना ही मतलब आपसे दे मैं आपसे चाहूंगा कि आपको ये चार रिजल्ट और ये एक, मतलब ये टोटल 9 रिजल्ट आप पर आपको याद होने चाहिए। मतलब रात को भी अगर कोई उठा रहा है आपको, तभी भी आपको ये आने ही चाहिए। तो ये 9 रिजल्ट, सॉरी ये 4 और ये 4 और एक, ये 9 रिजल्ट आपको जब आँख खुली बंद कैसी भी रहे तो आपको आने ही चाहिए। और इसको मैं रटा के रखूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। रटा के मतलब रटने ही, कुछ चीजें तो रटनी भी पड़ेंगी ना बेटा। इसका कंसेप्चुअली अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ना, तो आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो कुछ चीजें मैं आसानी रखना चाहता हूँ, ज्यादा भी डीप में नहीं लेके जाऊंगा। तो मैं आपको बस शॉर्ट में इतना ही बता दे रहा हूँ कि दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट फॉर द महाट्रांसको। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दी एनी इलेक्ट्रिकल एग्जाम। अगर आप गेट भी ले रहे हो या फिर ईएससी का भी एग्जाम ले रहे हो तो वहां पर भी लगता है, राइट। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा के कुछ थ्योरम्स लेके आया हूँ। तो देखो आपके पास ये नॉर्मल 3 थ्योरम आपके पास होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर इन 3 थ्योरम के बारे में अभी फिलहाल तो बात करूंगा। फिर मैं आगे आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स और कुछ और भी चीजें देने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पर है आपके पास पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भाई कम्यूटेटिव लॉ कौन सा होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ मतलब आप ऐसा समझ लो, आसान भाषा में मैं बता दूं ना, यहाँ पर ऐसा लिख लो बस। अगर हम ऐसा लिखो, अगर हम इनपुट इंटरचेंज कर दें, इंटर इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। मेरा मराठी का हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, बट आप समझ सकते हो। तो बस अगर ये सेंटेंस आपने समझ लिया ना, तो आप मतलब ये कम्युनिटिव लॉ समझ जाओगे। क्या मैंने लिखा है, अगर आप इनपुट इंटरचेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप पहला रूल देखो, देखो मैंने क्या लिखा है, ए प्लस बी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता ना, बी प्लस ए। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, नहीं पड़ रहा ना। वैसे ये बहुत आसान रूल है बेटा, इनपुट इंटरचेंज करने का मतलब, अगर सपोज ये एंड गेट है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ए डॉट बी, और यहाँ पर इसको मैं बी डॉट ए भी लिख सकता हूँ, मतलब ये एंड गेट है। तो ये दो इनपुट है ना, यहाँ पर मैं पहली बार यहाँ ए दे दूँ, यहाँ पर बी दे दूँ, जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए डॉट बी। इस ये सेम चीज आपको मिलेगी, कब पता है, जब आप यहाँ पर बी दोगे और यहाँ पर ए दोगे, तो सेम चीज आपको मिलेगी, बी डॉट ए। तो ये दोनों चीजें सेम ही है। तो ये इस रूल का कहना है, या फिर आप बोलोगे ये इस लॉ का कहना है। दैट्स इट, बात खत्म। बस इतना ही समझ लो कि कम्यूटेटिव लॉ मतलब बस जो आपके पास क्या इनपुट इंटरचेंज किया जाता है यहाँ पर, बाकी कुछ भी नहीं। तो इनपुट इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक रूल याद रखना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। वैसे आप ए डॉट बी डॉट लिखो यहाँ पर, या फिर रहने दो कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको मैं और इसको इसी को आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए भी आप लिख सकते हो। ये दो रूल इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके नोट्स में होनी चाहिए। अगर कोई नया एस्पिरेंट है तो उसके नोट्स में नहीं होंगे, तो आप इसको लिख लो। वैसे आपके पास नेक्स्ट जो लॉ होता है दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या कि सपोज आपके पास 3 वेरिएबल है, ध्यान से सुनना, ए है, बी है एंड सी है। तो आप कोई भी ऑपरेशन दो इनपुट पर ही लगा सकते हो ना एट ए टाइम, क्योंकि आपका एंड गेट नॉर गेट ये अगर हम देखें नॉर्मली तो दो इनपुट का हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मतलब देखो, अगर मैं ऑरिंग पहले ए डॉट बी की कर दूं, देन उसकी ऑरिंग अगर मैं सी के साथ कर रहा हूं तो ये सेम ही रहेगा। अगर मैं पहले बी एंड सी का ऑरिंग कर रहा हूं, देन मैं उसमें अगर ए का ऑरिंग कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपके पास 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल में अगर आपको ऑरिंग करनी है एक साथ, तो आप पहला वेरिएबल एंड दूसरा वेरिएबल पहले ले लो,
देन उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको अगर आप तीसरे वेरिएबल के साथ अगर ऑरिंग कर रहे हो तो ये रिजल्ट सेम ही बनेगा। कब? जब आप सपोज आप फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट वेरिएबल का ऑरिंग पहले कर लेते हो, देन उसका ऑरिंग आप सपोज किसके साथ कर लेते हो, पहले के साथ। और यहाँ पर मैं ऐसा भी तो बोल सकता था कि नहीं बोल सकता था, बताओ कैसे, अगर किसी को समझ में आ रहा होगा। सपोज हम पहले एंड लास्ट का ऑरिंग पहले कर ले, देन उस रिजल्ट का अगर मैं ऑरिंग सेकंड के साथ करूँ तो भी चलेगा ना। यस, तो ये भी चल रहा है। तो अगर इस यहाँ पर तो नहीं है बट फिर भी आप लिख लो। वैसे ही आप एंडिंग के लिए भी कर सकते हो, जैसे कि पहले ए एंड बी का एंडिंग किया, देन आपने उसका सी के साथ किया। वैसे आपने क्या किया भाई, ए को छोड़ दिया, बी एंड सी का एंडिंग किया, देन आपने ए के साथ किया। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, ए डॉट सी, मतलब ए एंड सी का आपने एंडिंग किया, देन आपने बी के साथ किया, ये भी चलता है, राइट। तो ये भी रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन सा आपके पास, एसोसिएटिव लॉ। और आपके पास सिंपल सा रूल है आपके पास, नेक्स्ट रूल, दैट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कुछ नहीं है, बचपन में जैसे आप ना क्या करते थे भाई, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ से, तो मैं यहाँ देखना पहले तो a प्लस बी डॉट सी, आप यहाँ ध्यान मत देना, बस इधर देख लो। तो आप क्या करोगे भाई, a से पहले b को मल्टीप्लाई करोगे, देन प्लस आएगा, और a से किसको मल्टीप्लाई करोगे, c से। तो सेम ही चीज है ना, तो पहला वाला तो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। तो ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया, बच्चों वाला है भाई, बचपन से देखते आए हैं इसको, तो इसमें कुछ है ही नहीं। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ए प्लस बी सी, तो इधर देखना, एक्चुअली वहां पर टाइप किया हो तो आपको मिलेगा ही। तो कुछ मत करना, इस ए ने पहले बी के साथ ऐड करना, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। ए का पहले बी के साथ, और भाई गुस्सा किसने माना, सी ने, क्योंकि ए ने तो बी के साथ फ्रेंडशिप की, तो ए भी तो आपके पास सी के साथ फ्रेंडशिप करेगा फिर से। क्यों? क्योंकि सी तो नाराज हुआ था। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये भी आपके पास ये रूल आ ही जाता है, और दिस इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, समझ में आया? नहीं तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। सपोज आपके पास एक्स है भाई, यहाँ पर वाई और जेड है, यहाँ पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना चाहूंगा तो एक्स की एडिशन पहले वाई के साथ, देन आप क्या करोगे सर, एक्स की एडिशन आप क्या किसके साथ करोगे, जेड के साथ करोगे, दैट्स इट। ये है आपके पास सेकेंड लॉ। इसमें और क्या मैं ज्यादा आपको बता दूं, समझ में आया? यस। अब आपके पास ये जो लॉ है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, और इसको ना याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अभी बताना मुझे लगता है सही नहीं रहेगा, बट फिर भी ये एक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है। ओके, अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये लॉ कुछ भी नहीं है। देखो अभी अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा ना, ए प्लस ए डैश डॉट बी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या होगा बता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से ए किसके साथ पहले ऐड होगा सर, ए डैश के साथ ऐड होगा, तो ये तो हुआ डॉट। बी ने बुरा मान लिया तो ए किसके साथ भी ऐड होगा सर, सॉरी ए किसके साथ ऐड होगा सर, बी के साथ भी ऐड होगा। अगर आपको एक रिजल्ट पता होगा जो अभी अभी हमने देखा था, तो ए प्लस ए बार ये क्या होता है पता है, ये होता है बेटा आपके पास वन। तो वन इंटू वन प्लस ए, सॉरी ए इंटू यहाँ पर आएगा बी, तो वन से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए प्लस बी, राइट। तो इसका प्रूफ मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, इसका प्रूफ मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आसान भाषा में मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता देता हूँ कि सपोज ये है ए, और ए का पार्टनर है ए डैश, और वो आ गया भाई बी के साथ। ऐसा समझ लो कि ए का पार्टनर है, थोड़ा ध्यान से समझना, ए का पार्टनर ए डैश है, और उसने फ्रेंडशिप किसके साथ कर ली भाई, बी के साथ। तो हम क्या करेंगे, ए बार को तो छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी बार करेंगे। नहीं समझे? चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ। सपोज आपके पास एक्स है, और एक्स का पार्टनर है एक्स बार, और उसने फ्रेंडशिप कर ली वाई के साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो इसका फ्रेंड था ना, एक्स का फ्रेंड कौन था, या फिर हम बोलेंगे पार्टनर एक्स का फ्रेंड कौन था, ऐसा समझ लो, बस ये स्टोरी समझ लो तो आपको ये रूल समझ में आ जाएगा। एक्स का फ्रेंड कौन है सर, एक्स बार है, बट इस एक्स बार ने किसके साथ फ्रेंडशिप की सर, वाई के साथ फ्रेंडशिप की, तो इस एक्स बार ने धोखा दिया ना आपको। तो आप क्या बोलोगे, सर जिसने धोखा दिया सर इसको नहीं लेंगे हम, तो हम क्या रखेंगे, बस एक्स वाई, दैट्स इट। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई होगी ना बेटा, तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में बस बोलना सर जो आपने बोली, सर ये धोखेबाजी वाला ट्रिक वो हमें समझ में आ चुका है, तो मैं समझूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो दिस इज अ ट्रिक बाय मी, ये ट्रिक आप समझ सकते हो कि ये धोखेबाज वाला ट्रिक मैं हमारे पेड बैच में भी बताता हूँ, कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, वो किसी दूसरे के साथ अगर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आपके पार्टनर को आप छोड़ दोगे,
बराबर। तो वैसी ही चीज है, एक्स के पार्टनर ने चीट किया था क्योंकि वो एक्स, उसका पार्टनर कौन था, एक्स बार। तो उसने वाई के साथ क्या की, फ्रेंडशिप की ना, तो हमने क्या कर दिया भाई, एक्स बार को छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई इतना ही रहेगा, दैट्स इट, राइट। तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में बस ये लिखना कि अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सपोज यहाँ पर ए है, ए डैश प्लस यहाँ पर ए बी है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो दिस इज, आई वांट दिस आंसर इन कमेंट सेक्शन, सभी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। और यहाँ पर एक थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेशन बहुत बड़ा होगा आई नो, बट फिर भी आपको ये सेशन पूरा देखना है। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये थ्योरम बहुत बहुत सारे लोग शायद से जानते भी नहीं है, और वो है आपके पास कॉन्सेसियस थ्योरम। अब ये कॉन्सेसियस थ्योरम का प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है, बट फिर भी मैं यह इस थ्योरम को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जब थ्योरम लगता है ना, तो यहाँ पर तीन चीजें आपको चेक करनी होती है, तो वो तीन चीजें क्या। तो जब कॉन्सेसियस थ्योरम लगता है, तो आपके पास एटलीस्ट, ध्यान से सुनना, एटलीस्ट ये लिख लेना कहीं ना कहीं, एटलीस्ट आपके पास थ्री वेरिएबल होनी चाहिए, थ्री वेरिएबल होनी चाहिए। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसी चीजें होनी चाहिए। मैंने क्या बोला है, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम तीन, मतलब ज्यादा भी चलेंगे ना, और मोर देन थ्री ऐसा भी लिख लो आपको समझाने के लिए, मोर देन थ्री भी चलता है, मोर देन थ्री भी चलेगा, बराबर। तीन से ज्यादा भी वेरिएबल चलेगा। देन यहाँ पर दूसरा पॉइंट होना चाहिए वन, ये चीज मैं आपको समझा दूंगा। वन, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सपोज आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मैं मतलब समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्स है, तो उस इक्वेशन में कहीं ना कहीं इसका पार्टनर होना चाहिए ए बार, सॉरी आपके पास ए है और उसका पार्टनर होना चाहिए ए बार, या अगर आपके पास ए एक बी है, तो उस इक्वेशन में कहीं ना कहीं आपके पास बी बार होना चाहिए। तो इस तरीके के सीन को हम बोलते हैं सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अगर आपके पास वेरिएबल ए है, तो उसका पार्टनर भी आना चाहिए, मतलब ए बार भी आना चाहिए। अगर आपके पास वेरिएबल बी है, तो उसका पार्टनर भी आना चाहिए बी बार, तो उसे बोलते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इसको कैसे ढूंढना है मैं आपको बताऊंगा। एंड देन आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वी हैव वी हैव प्रोडक्ट। अब ये कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, अब यहाँ पर ध्यान मत देना। अब ये जो कॉन्सेसियस थ्योरम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, बस आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दे दो। सपोज मेरे पास तीन वेरिएबल है, अब यहाँ ध्यान देना बस, यहाँ समझ लिए तो आप इसका ये समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तीन वेरिएबल है मेरे पास, ए बी एंड सी, ओके, ऐसे तीन वेरिएबल है, एक फंक्शन है एंड इस फंक्शन में तीन वेरिएबल है। और इसमें हो क्या रहा है कि सपोज मेरे पास एक टर्म है ए बी, दूसरी एक टर्म है मेरे पास, अब यहाँ पर ले लिया सपोज मैंने ए बार, ए बार सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर सी, राइट। और सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया भाई बी सी। अब ध्यान से देखना क्या हुआ। अब देखो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ वो क्या थी, तो यहाँ ध्यान से देखना थोड़ा सा। पहली चीज आपको चेक करनी है, तीन स्टेप आपको चेक करने थे ना, तो स्टेप नंबर वन क्या है सर, एटलीस्ट तीन वेरिएबल। तो मुझे बताओ तीन वेरिएबल है क्या, ए बी सी, मैं बोलूंगा हाँ। अब ये मत बोलना सर ए बार अलग वेरिएबल है, नहीं, वो तो बी का ही तो मतलब ये बोलेंगे ना कॉम्प्लीमेंट है, वो अलग वेरिएबल नहीं है, बी की ही रिप्लिका है वो। तो तीन वेरिएबल है ए बी सी, तो काउंट करना, ए है सर, बी है सर, सी है, यहाँ पर तो बी एंड सी है, तो मतलब तीन वेरिएबल है, करेक्ट। तीन वेरिएबल तो हमारे पास है ही, करेक्ट। तो तीन वेरिएबल मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई। देन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढनी है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब अगर एक ए बार है तो दूसरा ए होना चाहिए, तो वैसा आपको कौन मिला देखो, इस इक्वेशन में यहाँ पर देखो ये है, तो यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला, क्या मिला आपके पास, ए बार। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए बार। उसके बाद आपको क्या ढूंढना है पता है, वी हैव अ प्रोडक्ट, हमारे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। कैसा प्रोडक्ट मैं अभी आपको बताता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थी उसके जो पार्टनर है, ऐसा समझ लो उसके पार्टनर कौन, अभी ए का पार्टनर कौन है बी, एंड ए बार का पार्टनर कौन है भाई सी। इन दोनों का अगर आपको पार्ट ये प्रोडक्ट दिखाई देता है बी एंड सी, तो बेटा ये कॉन्सेसियस थ्योरम ये बोलता है कि आप इस भाई साहब को, इनके प्रोडक्ट को आप क्या इसके प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो पता है, तो आप इनके प्रोडक्ट को बोल सकते हो टाटा टाटा बाय बाय, क्या बोल सकते हो भाई,
टाटा बाय बाय। अब टाटा बाय बाय मतलब क्या कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो बेटा निग्लेक्ट। ये कौन बोल रहा है, ध्येय मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलता है भाई आपके पास कॉन्सियस थ्योरम। मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये समझाने की। तो वैसे ही अगर मैं और एक एग्जांपल लेकर अगर आपको बताता हूँ तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सपोज मेरे पास ए बी एंड सी है और इसका एक फंक्शन ऐसा है कि सपोज मेरे पास बी बार है, यहाँ पर ए है। ऐसा तो नहीं होता नॉर्मली, अगर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से देखो तो यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर बी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर बी बार है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर कौन आ गया आपके पास, सपोज एक सेकेंड, यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर सपोज आ गया आपके पास सी आ गया। अरे यार पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, हाँ यस, यहाँ पर आ गया आपके पास सपोज सी, और यहाँ पर आ गया आपके पास कौन, ए बार सी। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो देखो सबसे पहले तो आपको तीन वेरिएबल है क्या देखने, तो आप देखोगे ए बी सी, सर ए है बी है एंड सी भी दिखाई दे रहा है, तो तीन वेरिएबल है। देन उसके बाद आपको क्या देखने, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ऐसी पेयर जो एक बार बार के साथ आए, और सॉरी एक ऐसा वेरिएबल जो एक बार बार के साथ आए और एक बार बिना बार के आए। तो अगर आप देखोगे तो इसमें देखना बी की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी बार है। देन उसके बाद आपको क्या करना था, प्रोडक्ट सर्च करने थे, किसके, इसके जस्ट साइड वाला, इसके जस्ट साइड वाला कौन है सर, ए बार, और इस बी बार का जस्ट साइड वाला कौन है बेटा आपके पास, यहाँ देख सकते हो तो सी। तो अगर इनका प्रोडक्ट होता है, इनका प्रोडक्ट अगर होता है ए बार सी, अगर ये होता है और जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर है सर, तो बेटा आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरे बताने का मकसद है और यही आपका कॉन्स्टिट्यूएंट थ्योरम बोलता है, करेक्ट। अब इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर देखोगे तो देखो इस थ्योरम में बस वही है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्या बोला है, तो यहाँ देख सकते हो आप कि तीन वेरिएबल है क्या, तो x y एंड देखो यहाँ पर z है, तो तीन वेरिएबल थे। उसके साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थी, तो देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर x बार है, या फिर आप बोलोगे x कॉम्प्लीमेंट है, करेक्ट। और उसके जो पार्टनर थे, इसके पार्टनर कौन है सर, तो आप बोलोगे सर इसके पार्टनर, इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के पार्टनर, तो यहाँ पर y, और देखो यहाँ पर कौन है भाई z, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वाई जेड, तो वाई जेड है ना यहाँ पर, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट रहेगा इसमें नॉर्मली ये चीज रहेगी वाई जेड और यहाँ पर एक्स जेड। तो ये देखो यहाँ पर जो वाई जेड आना चाहिए था इसको आपने नहीं लिया, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, यही ये थ्योरम बोलता है, करेक्ट। और इसका जो प्रूफ है बेसिकली, इसका जो बेटा आपके पास प्रूफ है तो वो यहाँ पर दिया गया है, उसको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, बट ऐसा समझ लो कि इसको आपने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, करेक्ट। तो इसको अगर आप निगलेक्ट करोगे तो आपके पास ये चीज मिलेगी। वैसे अगर आप यहाँ पर निगलेक्ट करके लिखोगे तो ऊपर एक्स वाला एक्सप्रेशन में दिस इज सिंपली ए प्लस बी, ए बार सी इतना ही रहेगा, और इस केस में भी आपके पास क्या रहेगा भाई, ए बार बी प्लस बी बार सी इतना ही रहेगा, क्योंकि ये चीज निगलेक्ट हो चुकी है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट थ्योरम पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकूं, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन मैंने किया नहीं है। और जितना भी था पूरा पेड बैच में मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे मैंने ये थ्योरम आपको पढ़ाया है। लेट्स सी द नेक्स्ट आपके पास क्या है, तो नेक्स्ट आपके पास है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये भी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो जनरेशन का पेपर हुआ था ना, जनरेशन के पेपर में एक बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के बेसिकली दो रूल्स होते हैं, और हम क्या करते हैं जब पढ़ते हैं ना तो अच्छे से नहीं पढ़ते। डी मॉर्गन्स थ्योरम देखो सबको आता है, बट हमें ये नहीं पता होता कि भाई इसका फर्स्ट रूल कौन सा है और सेकेंड रूल कौन सा है। तो ये आज के बाद आप याद ही रखना कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है। एग्जाम में पूछा गया था, महाजन को में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा था, राइट। तो ये इसका फर्स्ट रूल है, ओके, दिस इज योर फर्स्ट रूल, या फिर आप बोलोगे फर्स्ट थ्योरम ऑफ डी मॉर्गन्स, और ये आपके पास उसका सेकंड थ्योरम है। और ये क्या बोलना चाहता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो फर्स्ट थ्योरम में क्या बोलता है भाई कि सपोज आपके पास ए प्लस बी बार ऐसा कोई रूल है, ए प्लस बी बार ऐसा कोई आपके पास, ये आपके पास एक थ्योरम है, सॉरी एक वेरिएबल इक्वेशन है, और उसके ऊपर सपोज बार है। तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप इसमें ये जो बार यहाँ पर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए के ऊपर भी बार आएगा, बी के ऊपर भी बार आएगा, और यहाँ पर प्लस का हो जाता है डॉट। तो ये पहला थ्योरम है। और दूसरा थ्योरम ये बोलता है कि सपोज यहाँ पर ए डॉट बी है और इसके ऊपर सपोज बार है, तो आप अगर ये बार इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये ए के सर पर भी आ जाएगा भाई, बी के सर पर भी आ जाएगा, पर क्या होगा सर, इसके बीच में जो ऑपरेटर है डॉट वो चेंज होकर आ जाएगा यहाँ पर प्लस। बस इतनी सी बात है और यही आपके दो थ्योरम है,
राइट। ये यही आपके डी मॉर्गन्स थ्योरम आपके पास दो हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए कि डी मॉर्गन्स का पहला कौन सा थ्योरम है, सेकंड कौन सा थ्योरम है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ अभी मेरी तरफ से आपको एक शॉर्टकट मेथड, और वो शॉर्टकट मेथड आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, बराबर। तो यहाँ पर मैं बॉक्स कर देता हूँ और इस बॉक्स को आपको मैं समझाने वाला हूँ। और ये एक सेकेंड मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ सो दैट आपको ये चीज़ अच्छे से दिखे, राइट। तो मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ और इस बॉक्स में जो मैं चीज़ें लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। अब इसमें दो रूल या फिर मैं आपको बोलूँगा एक शॉर्टकट दे रहा हूँ मैं, और वो ये है। पहली ये है कि अगर आपके पास a प्लस बी और यहाँ पर क्या रहेगा a बार प्लस बी रहेगा बेटा, तो आप क्या करना पता है, आप इसमें इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना, इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट, देखो इसको मैं पहले तो सॉल्व करके बताता हूँ। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो a से a बार होगा प्लस ए किसको मल्टीप्लाई होगा सर, बी से मल्टीप्लाई होगा, देन ये क्या होगा सर ए, आगे क्या होगा, अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते तो ए बार क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, राइट। एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सो ठीक है, हाँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास फाइनली ए बी हो जाएगा, बराबर। तो ये देखो, ये रिजल्ट अगर आपको थोड़ा सा पता रहेगा तो ये रिजल्ट आपके पास होता था जीरो, जो मैंने रिजल्ट आपको बताए थे वहां से समझ समझ लेना, ये चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो बचेगा क्या, सो दिस इज व्हाई इट इज नॉट राइटिंग, दिस इज ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी, करेक्ट, ऐसा रहा आपके पास। तो अगर आप यहाँ से भी अगर आप देख रहे हो तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो सर आप बोलोगे सर ये चल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर ए प्लस ए बार रहेगा प्लस यहाँ पर रहेगा सर ए बी, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ आगे जाते हो तो मुझे बताओ इसका कितना वैल्यू रहेगा, तो ये वन रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बी प्लस ए बी, बराबर। और यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से क्या होगा सर, ये b प्लस ए रहेगा एंड यहाँ पर क्या रहेगा सर b प्लस बी, और b प्लस बी मतलब दो बार b आया तो हम सिंगल टाइम्स ही लगेंगे तो ये b होगा। तो दिस इज योर a प्लस, नहीं नहीं ये यहाँ तक ही सही था, आपके पास आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें आपके पास क्या होगा भाई, इसमें आप क्या कर सकते हो, b को कॉमन लोगे तो ये क्या होगा a प्लस वन। और आप मुझे बताओ कि यहाँ पर रहेगा क्या, तो यहाँ पर रहेगा आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ पर क्यों नहीं चल रहा भैया, हाँ क्या हो क्या रहा है, यस। तो यहाँ से आपके पास बी कॉमन निकलेगा तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज वन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये पूरा का पूरा डार्क के ऊपर डार्क हो रहा है तो ये हो जाएगा बी, करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसा करते बैठेंगे क्या हम, तो मैं बोलूँगा नहीं, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट क्या है देखो, ये पूरा डिस्कशन करेंगे हम क्वेश्चन में। तो एक सेकेंड, ये कलर एक्चुअली मैंने वाइट लिया है, मतलब ब्लैक के ऊपर ये लिया है, तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना कि जब भी आपके पास a प्लस बी रहेगा ना, और यहाँ पर सपोज ए बार प्लस बी रहेगा, तो कुछ मत कर दो भाई। आप अगर दो ब्रैकेट होते हैं और ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ जाता है तो आप इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना, आसान सी बात। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो दिस इज सिंपली ए बी प्लस ए बार बी और नॉट, बताओ, यस। और यहाँ से अगर आप मुझे बताओ b को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, तो a प्लस ए बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और a प्लस ए बार मतलब वन, तो ये कितना हो जाएगा b। तो देखो कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, राइट। तो वैसे अगर मैं यहाँ पर और एक चीज़ दे देता हूँ, तो एक शॉर्टकट में और दे देता हूँ आपको, तो और मैं इस सेशन को वाइंड अप करूँगा, क्योंकि सेशन मुझे पता है बहुत बड़ा हुआ है, तो इतना बड़ा सेशन तो मैंने अभी तक नहीं दिया यूट्यूब पर, बट फिर भी आप ध्यान देना अभी। यहाँ पर क्या रहेगा देखो, कि सपोज आपके पास a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है a बार प्लस सपोज आपके पास c है, तो यहाँ पर भी आप पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर आपको जो आंसर आएगा ना वही आएगा, बट अभी हम शॉर्टकट लगाएंगे। क्या करना, इसका मल्टीप्लिकेशन इस दूसरे के साथ करना एंड इसका मल्टीप्लिकेशन भाई आप इसके साथ करना, बस। मतलब
यहाँ पर ए जो है वो दूसरे से मल्टीप्लाई करना, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, ए सी प्लस ए बार ए बार बी, ये आपका सीधा सीधा आंसर दे देगा। ओके, दूसरी और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और एक चीज कि सपोज आपके पास ए प्लस बी है, ओके, और यहाँ पर ए प्लस सी है, तो ऐसे केस में डोंट बी टेक लाइक दिस कि इसका प्रोडक्ट इसके साथ और इसका प्रोडक्ट इसके साथ। ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर इस यहाँ पर भी ए बार ही है और यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी यही है, तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है उस समय, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको करना है, राइट। तो कैसे आएगा, तो देखो ये आएगा आपके पास, ये क्यों नहीं चल रहा भाई, यस, तो ये आएगा ए डॉट ए प्लस बी सी, तो ए डॉट ए का मतलब ए रहेगा प्लस बी सी। तो ये दो शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको दी है, कहाँ पर लगाना है कहाँ पर नहीं, तो इसको मैं डिटेल में तो पूरा पेड बैचेस में ले लेता हूँ, बट फिर भी अगर आपको अच्छा लगे ये शॉर्टकट तो लिख लेना शॉर्टकट मेथड। ओके, ये बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो होपफुली आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। तो जिनको भी मेरे टेलीग्राम सॉरी जिनको भी अगर ऐसा लग रहा है कि सर हम आपसे कहाँ पर जुड़े, तो आप बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का जो टेलीग्राम का चैनल है, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके आप एक सिंगल क्लिक में इस चैनल पर मतलब ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कहीं पर भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, या फिर आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पर आपने सेशन लेना चाहिए, तो मैं वो सेशन लेने की कोशिश करूंगा। तो मैं डेली आपको वीडियोस दे रहा हूँ। तो कल के सेशन के लिए मैंने बेसिकली ये सेशन लिया हुआ है, तो कल मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेने वाला हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग टू ऑल दिस थेरीज। एंड यही मैंने ट्राई किया कि आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा रिवाइज कर सकूं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर और अगर हो सके तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को शेयर कर देना, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट। ओके, देन थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।